हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम अजय राठौर, एमबीबीएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो फाइनली नीट की एग्ज़ाम को बहुत ही कम दिन बचे हैं और ये वही दिन है जो डिसाइड करने वाला है कि तुम डॉक्टर बनने वाले हो या नहीं, जो डिसाइड करने वाला है कि तुम्हें एक सीट मिल रही है या नहीं। बायोलॉजी आपकी उम्मीद है कि हो गई होगी और अब हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के बारे में। अगर तुम्हारे केमिस्ट्री में अच्छे नंबर आ रहे हैं, जैसे 130, 140, 150, 170 नंबर आ रहे हैं, तो भाई साहब ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन तुम्हारे केमिस्ट्री में अभी भी 60 नंबर, 80 नंबर, 90 नंबर आ रहे हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल तुम्हारे लिए, तुम एकदम सही वीडियो पर आ गए हो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ सीरियस स्टूडेंट के लिए, मतलब सिर्फ सीरियस स्टूडेंट के लिए, ऐसे स्टूडेंट के लिए जो सोच रहे कि ठीक है भाई, एक साल हमसे कुछ मिस्टेक हो गई है, किसी कारण से, किसी भी कारण XYZ से हम नहीं पढ़ पाए, लेकिन ये जो बचे हुए एक हफ्ता 10 दिन जो बचे अपने पास, ठीक है, ये जो 10 से 12 दिन बचे, इसमें मैं अपने आप को कुर्बान कर दूंगा। अपने आप को जितनी मेहनत करनी है मैं उतनी मेहनत करूंगा। तो भाई ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है, ठीक है। तो भाई साहब ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में 60 नंबर से 80 नंबर से तुम डायरेक्ट 150 160 स्कोर करने वाले हो। और तुम जितने भी देख रहे हो ना, इन्हीं बच्चों में से कोई करेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे करने वाले हो और मुझे पता है तुम 4 मई के बाद में यही आओगे और कहोगे कि हाँ भैया, आपने जो बताया था हमने किया था और ऐसे ही क्वेश्चन आए थे और ऐसा ही हमने, जैसा भी आपने बताया था प्लानिंग, वैसे ही हमने एकदम अपनी प्रिपरेशन करी थी और हमारे मार्क्स इंक्रीज हुए थे। अगर मैं कहूं कि तुम जीरो से, एकदम जीरो से 150 प्लस कर सकते हो क्या, देखो अभी 10 दिन में तो तुम जीरो से 150 प्लस नहीं कर सकते, 150 प्लस नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, तुम्हारे अगर 60 80 100 आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा सिलेबस कुछ ना कुछ तो कंप्लीट है, मतलब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है। लेकिन तुम लेक कहाँ कर रहे हो, तुमसे गलती कहाँ हो रही है? तुमने गलती करी है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, या तुमने कंप्लीट थ्योरी नहीं पढ़ी है, ठीक है, कंप्लीट थ्योरी नहीं पढ़ पाए हो, या तुम फॉर्मूला बार बार भूल जाते हो, जितने भी फॉर्मूला से तुम बार बार भूल रहे हो, या तो तुम कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो। तुम्हारी यही मिस्टेक हो सकती है, तभी तुम 60 80 90 पर अटके हुए हैं। या तो तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, मतलब कहीं ना कहीं तुमने मिस्टेक करी है, कंप्लीट थ्योरी नहीं पढ़ी है तुमने, या तो फॉर्मूला तुम भूल जाते हो बार बार, या तो तुम कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हो। तो इन्हीं गलतियों को अपने को रोकना है और एकदम बढ़िया तरीके से, अभी भी जो 10 दिन बचे हैं, अभी भी जो 10 दिन बचे, इसमें अपने को अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, थ्योरी कैसे पढ़नी है, फॉर्मूला शीट में मतलब फॉर्मूला कैसे याद रखना है, इन सब के बारे में अपन बात करने वाले हैं। टेस्ट कैसे देना है, मतलब एकदम हम उन चीज़ों के बारे में बताएंगे जो हर एक चीज़ जो आपको 60 80 90 से डायरेक्ट 150 160 से ऊपर करने में मदद करने वाली है। लेकिन एक भी चीज़ आपको छोड़ना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक भी चीज़ आपको छोड़ना नहीं, बिल्कुल एकदम ध्यान से सुनो, अपने नोटबुक निकाल कर बैठ जाओ। तो ये जो बचे हुए दिन है, इसमें करना क्या है आपको, इसमें करना क्या है, देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ऐसे चैप्टर्स की लिस्ट बनाओ जो आपके वीक है। मैंने क्या बोला, ऐसे चैप्टर की आप लिस्ट बनाओ जो आपके वीक है, जो आपके कमज़ोर है, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो अपने वीक चैप्टर है, या कोई सा चैप्टर अच्छा है लेकिन उसका टॉपिक आपको वीक है, उस टॉपिक के क्वेश्चंस आपसे नहीं बनते, तो सबसे पहले तो उन टॉपिक पर अपनी कमांड बनाओ, ठीक है। उन टॉपिक को उठाओ और भिड़ जाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाओ, उसकी थ्योरी पढ़ो, ठीक है। उसमें फॉर्मूला याद करो, उसमें फॉर्मूला कौन से हैं, उसको अप्लाई कैसे करना है, और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, भले फिजिकल हो, ऑर्गेनिक के हो या इनऑर्गेनिक के हो, ठीक है। आपको सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके चैप्टर वीक कौन सा है। अब ये पता कैसे चलेगा आपको कि मैं कौन सा मेरा कमजोर है, भाई साहब आपको टेस्ट देना है, ठीक है। टेस्ट से अभी तक आप टेस्ट दे ही रहे होंगे और नहीं दिया है तो टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। इससे आपको पता चलेगा कि तुम कहाँ, कौन सा चैप्टर आपका मिस्टेक हो रहा है या कौन सा टॉपिक में आप लैग कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे ही आप टेस्ट दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा चैप्टर या कौन सा टॉपिक आपका क्या है, वीक है, ठीक है। जैसे आपको पता चला, आप सबसे पहले तो क्या उठाओ, जैसे आप मान लो फिजिकल केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका वीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अगर आप कोचिंग जाते हो, अगर आप कोचिंग गए हैं, ठीक है, तो आपके पास तो नोट्स होगी, ठीक है। और नहीं गए हैं या फिर ऑनलाइन लिया है, जैसा भी आपने किया है, नोट्स तो आपने बनाई होगी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, नोट्स की रीडिंग करनी है, अच्छे से कर लो, बढ़िया तरीके से कर लो, ठीक है। रीडिंग कर ली। अगर आपको पता है कि भाई इसमें से टॉपिक कौन सा था जिससे मेरे टेस्ट में गलत हुआ है या जो मुझसे बार बार गलत होता है, उस टॉपिक को आपको एक बढ़िया पेज में लिखना है या कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। अब उस नोट्स से आपको रीडिंग लगाना है टॉपिक को बढ़िया तरीके से। जैसे अपनी रीडिंग लगा ली उसकी, ठीक है, आपको क्या कर लेना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है। अब बात आती है सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। देख भाई, अभी दिन बहुत ही कम बचे, तो आपको क्या करना है, लास्ट के 10 ईयर्स ही लगाने हैं। लास्ट के 10 ईयर्स के PYQ आप कर सकते हो, 10 साल के पेपर आप कर लो, आपका काम
हो जाएगा। अब होगा क्या, अब इससे होगा क्या, आपने अगर रीडिंग लगा लिया, आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर लिए, तो ये जो चैप्टर आपका जो वीक था वो अब कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बनने लग जाएगा। और जहां आपके 80 नंबर आते हैं, अब 90 नंबर, 100 नंबर, 120 नंबर आने लग जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये जानना है कि आपका कौन सा ऐसा चैप्टर या टॉपिक है जो वीक है। ठीक है, बात। अब दूसरी बात ये कि तुम्हें यह पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से चैप्टर है जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखो लास्ट का टाइम चल रहा है, क्या बोल रहा हूँ मैं, लास्ट का टाइम चल रहा है। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हारे पास एक टोकरी है, ठीक है, ये तुम्हारे पास एक टोकरी है, टोकरी मतलब समझते हो, जिसमें फ्रूट्स रखे हुए हैं, क्या रखे हैं, फल रखे, जिसमें इसमें एक दो फल रखे हैं, इसमें 3 फल रखे हैं, इसमें 4 फल रखे हैं, ठीक है, फ्रूट्स रखे हैं, एक दो और बना लेते हैं अपन, इसको ध्यान से समझना, ध्यान से समझना है ना, और इसमें एक ही फ्रूट है। अब मैं बोलूँ कि तुम्हारे पास टाइम एकदम कम है, मैं कहूँ कि तुम्हारे पास टाइम एकदम कम है और तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स इकट्ठे करना है, तुम कहाँ फोकस करोगे, क्या तुम इन पर फोकस करोगे या इन पर फोकस करोगे? सही, जो समझदार इंसान होगा ना वो फोकस करेगा इन चीज़ों के ऊपर जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रूट्स रखे हुए हैं। ठीक है, यही करना है भाई साहब। तुम्हारे एग्जाम को टाइम बहुत कम बचा है, फटाक से तुम्हारी एग्जाम आ गई है, ठीक है, पता भी नहीं चलने वाले 10 दिन कब गुजर जाएंगे। तो इनमें आप उन चैप्टर्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करो जहां से तुम्हारे नीट एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मन में सवाल आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से चैप्टर है? मेरे मित्र, सिर्फ चैप्टर ही नहीं, इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन से चैप्टर है जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ में मैं आपको चैप्टर वाइज टॉपिक्स की लिस्ट भी दे दूंगा जहां से तुम्हें पता चलेगा कि हाँ सर इस चैप्टर में से, इस टॉपिक में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं और आप इन पे अभी से लग जाओ। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम इस पर अभी से लग जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़े। सबसे पहले तो तुम वीक एरिया वाले चैप्टर उठाओ, दूसरा तुम हाई वेटेज वाले चैप्टर को करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जैसे टॉपिक्स है ना, कि किस चैप्टर में से कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे मूल कंसेप्ट अगर बात करूँ तो 2 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है आपके। मोल कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, कंसंट्रेशन टर्म से क्वेश्चन बहुत बार पूछ रहे हैं और ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्वेश्चन उठाते हैं बार। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको क्या करना है, बोहर एटॉमिक थ्योरी से क्वेश्चन बहुत बार ये दे रहे हैं और क्वांटम नंबर करके चले जाना। ठीक है, इक्विलिब्रियम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 3 क्वेश्चन तक आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से अपने को देखने को मिलते हैं। इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूँ तो आयोनिक और केमिकल दोनों मिलाकर 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा, जिसमें लेस अतले प्रिंसिपल आपको आना चाहिए, लॉ ऑफ मास एक्शन आपको आना चाहिए, बफर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट और पीएच ऑफ सॉल्यूशन पर आपको फोकस करना है। थर्मोडायनेमिक्स पे अगर बात करें अपन तो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस आपको आना चाहिए, इंथैल्पी, एंट्रोपी चेंज, वर्क डन और डेल जी आपको देख के जाना है। ठीक है, उसके आगे बात करें अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको फेराडेस लॉ, नर्स्ट इक्वेशन और इलेक्ट्रोलाइसिस देख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ टाइम बहुत बार रिपीट होता है और ये हमेशा पूछ ही रहे। ठीक है, रेट कांस्टेंट, आर्हेनियस थ्योरम देख के जाना। सॉल्यूशन वाले चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन से क्वेश्चन पक्का आ रहा है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और वांट ऑफ फैक्टर आपको कैलकुलेट करना आना ही चाहिए। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक रेडिएशन, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी से क्वेश्चन वो दे रहा है। केमिकल बॉन्डिंग में अगर बात करूं तो डाइपोल मोमेंट, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड लेंथ, एंगल निकालना, एनर्जी निकालना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। पी ब्लॉक में क्या इंपॉर्टेंट है, एलोट्रोप्स आपको आना चाहिए, अमोनिया और ऑक्सो एसिड्स आपको होने चाहिए। जीनोन की रिएक्शन जितनी भी एनसीईआरटी के अंदर दी है वो आप अच्छे से करके जाओ। नेचर ऑफ ऑक्साइड आप अच्छे से देख के जाओ और इंटर हेलोजन कंपाउंड, भाई हर सारे क्वेश्चन यहाँ से आता ही है इंटर हेलोजन कंपाउंड से। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ डी और एफ ब्लॉक में, डी और एफ ब्लॉक बहुत ही अच्छा और छोटा चैप्टर है जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, K2Cr2O7, भाई इन दोनों में से एक क्वेश्चन वो देता ही देता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना तो मैं आना चाहिए और ट्रेंड्स जितने भी एनसीईआरटी में ट्रेंड्स दिए हैं, ठीक है, वो आपको होना चाहिए। थोड़ा बहुत ग्राफ इसमें देख लेना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर मैं बात करूँ तो VBT, CFT, आइसोमराइजेशन इंपॉर्टेंट है और IUPAC नेम आपको इसमें से आना ही चाहिए। इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से एक क्वेश्चन IUPAC से आ जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC नेमिंग आपको आनी चाहिए, आइसोमराइजेशन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ आपको होना चाहिए। हाइड्रोकार्बन में एरोमेटिक, एल्कीन, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोकार्बन से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलता है। एल्किल हैलाइड से एसएन रिएक्शन, जिसे SN1 और SN2 वाली हेलोजिनेशन एलिमिनेशन रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड और कीटोन वाली की अगर मैं बात करूँ तो एल्डोल कंडेंसेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। किन्हीं जरूर इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है। और एक बात बताओ, एल्डिहाइड और कीटोन में जितनी भी नेम रिएक्शन है आप उनको देख के जाना। ठीक है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी थोड़ी देख लेना भाई एल्डिहाइड और कीटोन की। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ एल्कोहल, फिनोल और इथर वाले चैप्टर की, किसकी, एल्कोहल, फिनोल, इथर में नेम रिएक्शन आप सारे देख के जाने, जिससे एल्कोहल और फिनोल की। ठीक है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेना।
अमीन्स में सबसे ज़्यादा HNO2 की रिएक्शन जितनी भी एनसीईआरटी में दी है उसको थोड़ा सा देख लेना भाई साहब। और बेसिक स्ट्रेंथ भाई अच्छा है, ये पता कंसेप्चुअल चीज़ है, बेसिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन आता ही आता है। डायजोनियम साल्ट और नेम रिएक्शन से आप थोड़ा देख लेना। फिर जो आता है अपना छोटू सा चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स में मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड देख लेना। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन भाई कि भाई प्रोटीन को जब अपन गर्म करते हैं या हाई पीएच जैसे भी पीएच अपन परिवर्तन करते हैं उसमें चेंज करते हैं, ठीक है, तो प्रोटीन की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। बस छोटा सा यार डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, तो ये सारे देख लेना। और विटामिन आप थोड़ा सा देख लेना, इसका साइंटिफिक नेम सोर्स वगैरह और इससे कौन सी बीमारी हो जाती है थोड़ी बहुत देख लेना। तो ये बायोमोलिक्यूल्स में कुछ 3-4 टॉपिक है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको बायोमोलिक्यूल्स में आ जाते हैं। 2 क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन तो आपको मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। तो ये थे चैप्टर वाइज टॉपिक जो आपको कर लेना है, ठीक है। तो पहला तो आपको किस पर फोकस करना है, तो आपको करना है वीक एरिया, आपको देखना है कि भाई कौन सा कमजोर। दूसरा आपको क्या करना है, हाई वेटेज वाले चैप्टर पर फोकस रख लो, हाई वेटेज वाले चैप्टर पर। तीसरा आपको क्या करना है, ये चैप्टर आपको पढ़ना कैसा है, डायरेक्ट थ्योरी रीड करो, एकदम बढ़िया तरीके से थ्योरी पढ़ो, ठीक है। एकदम अपने आप को शून्य पर मानो कि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, एकदम शून्य होकर सारी थ्योरी पढ़ो, फॉर्मूला रीड करो एकदम स्पीड में, ठीक है। थ्योरी और फॉर्मूला पढ़ो। इसके बाद में 10 साल के पेपर लगा लो, तुम 10 साल के क्वेश्चंस लगा लो, किन इन चैप्टर्स के, ठीक है। इन चैप्टर्स के चाहे फिजिकल के हो, ऑर्गेनिक के हो या इनऑर्गेनिक के हो, ठीक है। अब फिजिकल में क्या करना है आपको, मेनली फिजिकल पे क्या फोकस रखना है कि फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करना है आपको, देखो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको फॉर्मूलाज पे और कंसेप्ट पे, ठीक है। किस पे, कंसेप्ट्स पे। इसके अलावा अगर मैं आपको एक बात बताऊँ ना, जैसे चैप्टर हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला, अगर इसकी एनसीईआरटी आप देखोगे, इसकी अगर आप एनसीईआरटी देखो तो भाई साहब इतने सारे ब्रैकेट में क्वेश्चन दिए हैं, क्या ब्रैकेट वाले क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिए हैं उसको देख लेना एक बार, क्योंकि इतनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना, इतनी बार क्वेश्चन रिपीट होता है ना, मतलब बोल नहीं सकता मैं। मेनली फिजिकल केमिस्ट्री में ब्रैकेट वाले क्वेश्चन, चाहे ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में और या फिजिकल में, ब्रैकेट में से क्वेश्चन उठा लेते हो, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जितने भी ब्रैकेट वाले क्वेश्चन है आप उसको कर लेना, एनसीईआरटी भी खोल के जाओ, क्योंकि एक चैप्टर में करीब 5 से 8 से 10 क्वेश्चन ही होते हैं भाई। तुम अगर उसको कर लेते हो ना तो डायरेक्ट वही का वही, उसमें पता है टर्म्स भी चेंज नहीं करता है वो, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं करता है, एग्जैक्ट वही का वही वो छाप देता है। तो आपको क्या करना है, ब्रैकेट वाले क्वेश्चन सारे करके जाना है, ठीक है, हर चैप्टर में, चाहे फिजिकल हो, मेनली फिजिकल की तो कर ही लेना तुम। और ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में ब्रैकेट वाले में कुछ स्टेटमेंट बेस्ड कुछ क्वेश्चन या तो कुछ इंपॉर्टेंट लाइन लिखी होती है, उसको आप देख के जाना, डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से उठते हैं, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको मेनली फॉर्मूला पे फोकस करना है, कंसेप्ट फोकस करना है, ठीक है, और एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन लगा लेना, और इसके अलावा 10 साल के पेपर से क्वेश्चन सोल्व आउट कर लेना, ठीक है। तो ये हुआ आपका फिजिकल केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये करना है कि भाई साहब सारी एनसीईआरटी में जितनी भी रिएक्शन है एक बार उसको देख लो, ठीक है। एनसीईआरटी की जितनी भी रिएक्शन है उसको देख के जाओ। इसके बाद में तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लो, ठीक है। एनसीईआरटी में जितने भी ब्रैकेट में जो रिएक्शंस लिखी हुई है, जो क्वेश्चंस लिखे हुए, पता है इंटेक्स क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी में, उसको कर लो, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स अगर तुम्हारे पास है ना, डायरेक्ट एकदम शॉर्ट नोट्स हो तो शॉर्ट नोट्स से डायरेक्ट तुम रिवाइज कर सकते हो। इनऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूँ तो सारे ट्रेंड्स, जनरल ट्रेंड्स जितने भी आपको सबको सारा याद होना चाहिए आपको, ठीक है। और इसके अलावा आपको पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी ही पढ़नी इसमें, ठीक है। आपको इधर उधर से बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन इनऑर्गेनिक में आता ही आता है, ठीक है। तो ये था फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस कोशिश ये करना है आपका सिलेबस कंप्लीट हो। सेकंड, आपको वीकनेस, जो आपके वीक वाले चैप्टर है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना है, और आपको जो हाई वेटेज वाले चैप्टर है उसके टॉपिक्स आपको पता होना चाहिए कि किन टॉपिक्स पे। कभी ऐसा होता है कि अपन चैप्टर तो अच्छे से पढ़ लेते हैं लेकिन उसी टॉपिक को अपन थोड़ा कम ध्यान देते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन वही से आ जाता है, तो इतना पूरा चैप्टर पढ़ने से कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। तो आपको टॉपिक्स भी इसके पते होने चाहिए। इसके अलावा ये जैसा ही आपको होता है आपको टेस्ट लगाना है, ठीक है। बोले सर टेस्ट क्यों, मेरे मित्र आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा चैप्टर आपका वीक है और अभी भी कहीं ना कहीं तुम उसमें कमांड नहीं बना पा रहे हो। तो टेस्ट जैसे दे रहे हो आपको एनालिसिस करना है, ठीक है, आपको एनालिसिस करना है। इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है। मैंने जैसे पहले बता दिया कि आपको वापस उस टॉपिक को उठाना है, वापस थ्योरी पढ़ो, फॉर्मूला पढ़ो, फिर क्वेश्चन पढ़ो। जब तक तुम्हारा स्कोर इंप्रूव नहीं हो जाए तब तक तुम यही करते रहो, टेस्ट लगाते रहो, एनालिसिस करो, फिर टॉपिक ढूंढो, फिर से पढ़ो, फिर टेस्ट लगाओ। मतलब तुम्हारे पास जो 10 दिन बचे भाई, तुम जितने एफर्ट्स लगा सकते हो, तुम जितने अपने आप को घसीट सकते हो, तुम जितने अपने आप को रगड़ सकते हो इतना रगड़ लो। और मैं बोल रहा हूँ डेफिनेटली तुम बस अपना फोकस केमिस्ट्री पे लगा दो, तुम अच्छे से 80, 90, 100 से तुम डायरेक्ट 140, 150, 160 तक स्कोर करोगे, और बहुत सारे बच्चे करते ही करते हैं। इसके अलावा भी अगर तुम्हें कुछ
डाउट आ रहे हैं कुछ मुझे पता है। देखो लास्ट टाइम अगर चल रहा है तो अभी भी तुम्हारे मन में बहुत ज़्यादा डर का माहौल होगा, बहुत ज़्यादा फियर, लो कॉन्फिडेंस हो रहा होगा और बहुत सारे फालतू के सवाल, तुम्हारे ओवर थिंकिंग हो रही होगी। पता है तुम अकेले नहीं हो भाई, तो बहुत सारे बच्चे जिनके मन में ऐसे सवाल चल रहे हैं। लेकिन मैं बोलूँ बी पॉजिटिव रहो। अगर तुमने मेहनत करी है तो तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। तुम 10 दिन में इतना मेहनत करो, मतलब जितने भी तुमने वो किया ना साल भर थोड़ी कि इधर उधर मस्ती कर ली, टाइम वेस्ट कर लिया, तो उसकी भरपाई तुम कर लो 10 दिन में, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।